फिर उसने प्यार से मुझे रिजेक्ट कर दिया और हमारी जवानी को वजह बताया। उसने कहा कि वो मुझे नापसंद नहीं करती, न ही वो मुझे रिजेक्ट कर रही है, बस वो किसी अनिश्चित रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। उसकी बातों से साफ था कि वो मुझे एक बैकअप प्लान के तौर पर चाहती थी। बदकिस्मती से मैं तब बहुत भोला और जवान था और मैं उसकी बातों से पूरी तरह इमोशनल हो गया था। बाद में मैं गलती से गू किंग हान के हाथों में पड़ गया और पूरे 3 साल के लिए गायब हो गया। उस औरत ने फिर अफवाह फैला दी कि मैंने कुछ गलत किया है और मैंने चांदी का ब्रेसलेट पहना हुआ है। अजीब वजह सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं उसके उस पागलपन भरे इशारे को नहीं समझ पाया था कि उसे अपने जन्मदिन पर डिज़ाइनर परफ्यूम चाहिए, जिसकी वजह से मैं बदनाम हो गया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त के जेन की मौत के लिए इनडायरेक्टली जिम्मेदार बन गया। अगले ही पल सड़क किनारे एक ड्राइवर ने बेसब्री से अपना हॉर्न बजाया। बाई निंगबिन ने तुरंत उसे गुस्से से घूरा, जैसे कह रही हो, मेरा अच्छा समय खराब मत करो। फिर थोड़े शर्माते हुए उसने मुझे एक नई खुली कॉफ़ी शॉप में आने के लिए इनवाइट किया। बेशक मैं पैसे दूंगी और उसकी मेहरबानी और ख्याल के लिए उसे धन्यवाद दूंगी। बस ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कितनी घिनौनी औरत है। इस बीच बाई निंगबिन ने उम्मीद से मेरी तरफ देखा। उसे यकीन था कि मैं उसे मना नहीं करूंगा, क्योंकि स्कूल में सैकड़ों चापलूसों में से उसने सिर्फ मुझे ही प्यार दिखाने का मौका दिया। साथ ही वो आज बोर हो रही थी और शॉपिंग पर जाना चाहती थी, इसीलिए उसने सैकड़ों चापलूसों में से सबसे खूबसूरत लड़के को अपने साथ जाने के लिए चुना। लेकिन बाई निंगबिन ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अब वैसा विक्टिम नहीं रहा जैसा वो पिछली जिंदगी में था। ठीक है, तुम मुझे ट्रीट दो, मैं चलता हूं। बाई निंगबिन की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसके बाद गुस्से से मुंह बनाई। कौन सा बड़ा आदमी इस एटीट्यूड वाले किसी के पीछे भागेगी? क्या किसी लड़की के लिए किसी लड़के के साथ शॉपिंग करते समय पैसे देना नेचुरल नहीं है? इस एटीट्यूड के साथ वो अब भी मुझे डेट करना चाहता है। वो हमेशा के लिए बैचलर रहने का हकदार है। बाई निंगबिन के चेहरे के भाव से मुझे पता चल गया था कि वो अंदर ही अंदर खुद को कोस रही है। इसलिए मैंने आराम से मुस्कुराकर कहा, गुस्सा मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम किसी लड़के को पैसे नहीं दे सकते, है ना? बाई निंगबिन का चेहरा तुरंत खिल उठा। मुझे पता था कि तुम सीरियस नहीं हो। लेकिन फिर 1 सेकंड बाद मैंने मजाक में कहा, तो तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। फ्री कॉफी है? सॉरी, मेरे पास कोई फ्री कॉफी नहीं है। कुछ हॉट कुन ब्रांड आइस्ड टी कैसी रहेगी? इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, मैं अपनी कार में कूद गया, दरवाजा जोर से बंद किया और चला गया। बाई निंगबिन वहीं हैरान हैरान खड़ी रही। मैंने न सिर्फ उसके ऑफर को मना किया था, बल्कि बार बार उसकी बेइज्जती भी की थी। बाई निंगबिन को क्या पता था कि गो किंग हान उसे लग्जरी कार की 1 वे विंडो से ध्यान से देख रही थी। बटलर वांग, आज रात मुझे इस ग्रीन टी वाली कुतिया के बारे में सारी जानकारी लेनी है। उसने सोचा नहीं था कि चीजें इतनी अलग होंगी जितना उसने सोचा था। उसे लगा कि मुझे पाकर उसे खुशी मिलेगी, लेकिन असलियत कुछ और थी। वो बेचैन और इनसिक्योर महसूस करने लगी। उसे डर था कि मैं अचानक गायब न हो जाऊं, और भी ज्यादा डर इस बात का था कि दूसरी लड़कियां उसे छीन लेंगी। उस समय उसके मन में बस एक ही बात थी, उससे शादी करना। बटलर वांग को भी अच्छी तरह एहसास हुआ। गो किंग हान की चिंताओं को समझते हुए, मिस, चिंता मत करो, मैं साफ महसूस कर सकता हूं कि यंग मास्टर जियांग को उस लड़की से कोई लगाव नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि जियांग चे उसे पसंद नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि उसे दूसरी लड़कियां पसंद नहीं आएंगी। इस समय गो किंग हान को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। अंकल वांग, क्या आपको लगता है कि जियांग चे मुझे पसंद करेगा? अंकल वांग की कोमल आंखों में दिल टूटने की हल्की सी झलक दिखी। हाँ, वो करेगा, वो जरूर करेगा। मिस, आप दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हैं। अगर वो आपको पसंद नहीं करता तो जरूर उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। देर रात गो किंग हान खाली कमरे में अकेली बैठी थी। उसके दिमाग में ख्यालों की बाढ़ आ गई। क्या जियांग चे मुझे रिजेक्ट कर देगा? भले ही सब कहते थे कि वो दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, गो किंग हान को अंदर से पता था कि वे बस उसे दिलासा दे रहे थे। अगर वो सच में इतनी अच्छी थी तो बचपन से लेकर बड़े होने तक किसी ने उसे सच्चा प्यार क्यों नहीं किया? आधी रात में मैं बहुत देर तक विला के दरवाजे पर जमा रहा। आसपास कोई न देखकर मैं बिना झिझक बाहर निकल गया। इस बीच स्टडी में गो किंग हान, जिसने सिक्योरिटी कैमरों से सब कुछ देखा था, ने निराशा में अपना लैपटॉप बंद कर दिया। अगले ही पल वो खुद का मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाई। गो किंग हान, तुम बहुत अजीब हो। सुंदर होने का क्या फायदा? कोई तुमसे सच्चा प्यार नहीं करेगा।
अगर कोई आदमी तुमसे प्यार भी करता है तो उसे सिर्फ तुम्हारा रूप पसंद है। तुम आखिर में मर्दों का खिलौना बन जाओगी। तुम्हारी किस्मत में अकेले ही बूढ़ा होना लिखा है। जैसे ही उसने कहा, गू किंग हान सच में हंसी। उसका शरीर अभी भी बेकाबू होकर कांप रहा था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो कि मुस्कुरा दे, वो अपने चेहरे पर बहने आंसुओं को रोक नहीं पाई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद गू किंग हान की आंखें और भी ठंडी हो गईं। उसने स्टडी के कोने की तरफ देखा। उसकी हंसी में मजाक था। वो जो हमेशा अंधेरे में रही हो, वो चमकती धूप को कैसे पकड़ सकती थी। वो असल में लालच से जियांग चे से शादी करना चाहती थी, और अब उसने अनजाने में उसे डरा दिया था। जैसे ही गू किंग हान सोच में डूबी हुई थी, दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। गू किंग हान ने अपने आंसू पोंछे, बिना किसी भाव के खड़ी हुई और दरवाजा खोला। उस आदमी का चेहरा देखकर वो तुरंत जम गई। मेरे अंदर एक मौत जैसी शांति छा गई। जियांग चे, क्या ये तुम हो? गू किंग हान ने उलझन में पूछी। ये मैं हूं हान हान, मैंने जवाब दिया, अपना सिर थोड़ा नीचे करके उसके कान में फुसफुसाया। डिनर तैयार है, खाने का समय हो गया है। गू किंग हान ने अपने कपड़ों का किनारा कसकर पकड़ लिया। तुम मुझे डिनर के लिए बुलाने कमरे से बाहर आए थे? मैंने बस चुपचाप सिर हिलाया, फिर मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू हान हान। गू किंग हान 2.5 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। किस बात के लिए थैंक यू? मुझ जैसे आम इंसान को पसंद करने के लिए थैंक यू। अगले ही सेकंड गू किंग हान अचानक मेरी बाहों में आ गई। एक हल्का सा स्पर्श। मैं अचानक अकड़ गया। ये पहली बार था जब मैं किसी लड़की के इतने करीब था। शायद मैं थोड़ा एहसान फरामोश हो रहा था, लेकिन जब गू किंग हान ने मुझे गले लगाया तो मेरा पहला ख्याल उसे दूर ढकेलने का था। लेकिन समझ ने मुझे बताया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपने पिछली जिंदगी के कंडीशन रिफ्लेक्स को पूरी तरह से रोका। कुछ सेकंड बाद गू किंग हान ने चुपचाप मुझे छोड़ा और कमरे में जाने के लिए मुड़ी। मुझे अभी ज्यादा भूख नहीं लगी है, तुम पहले खा लो, उसने कहा। गू किंग हान के सामने न खाने के ख्याल से मुझे राहत मिली, लेकिन मैंने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। मैं सिर्फ चिंता का दिखावा कर सकता था। कुछ खा लो, नहीं तो तुम्हारा शरीर इसे झेल नहीं पाएगा, उसने कहा। कोई बात नहीं। गू किंग हान अभी अभी बहुत दुखी होकर रोई थी, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं उसका ये कमजोर रूप देखूं। पूरी तरह से बेखबर मैं टेबल पर अकड़ कर बैठ गया। हालांकि मैंने कल गू किंग हान को ये सुझाव दिया था, लेकिन टेबल पर रखी 6 डिश और सूप अभी भी थोड़े ज्यादा थे, इसलिए मैंने जल्दी से बटलर वोंग को खाने के लिए बुलाया। बटलर वोंग बस मुस्कुराया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू यंग मास्टर जियांग, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। मैं तुरंत समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहा था, इसलिए मैंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और कहा, अंकल वोंग, जो कहना है कह दो। मैं मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकता था कि वो आगे क्या कहने वाला है, शायद मेरी जवान लड़की को खुश करने के लिए। वो तुम्हें बादलों में कदम रखने पर मजबूर कर सकती है। बटलर वोंग बेशक गू किंग हान का सबसे वफादार आदमी था। मेरे पिछले जन्म में भी उसने मुझे बार बार सलाह दी थी कि मैं अपना घमंड छोड़कर उस लड़की का सम्मान करूं। अगले ही पल बटलर वैंग बस मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत समय है। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर वो सवाल पूछा जो बहुत समय से मेरे दिल में दबा हुआ था, अंकल वैंग, क्या मैं उस लड़की से पहले कहीं मिला हूं? अपने पिछले जन्म में, अपनी मौत तक मैं ये नहीं समझ पाया था कि गू किंग हान के साथ मेरा बुरा रिश्ता कहाँ से शुरू हुआ था। बटलर वैंग ने कुछ शक के साथ पूछा, तुम्हें सच में याद नहीं है? मैं उसके रिएक्शन से हैरान था। अगर मुझे याद होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? बटलर वैंग ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस इत्मीनान से कहा, अगर तुम्हें याद नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं चुप रह गया। सच में गू किंग हान नहीं चाहती थी कि बाहर वालों को पता चले, और उसके सबऑर्डिनेट पक्का चुप रहेंगे। मैंने अपनी शुरुआती यादों से हर अनुभव को ध्यान से याद किया, लेकिन फिर भी गू किंग हान से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ एक गंदे छोटे लड़के ने मुझ पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। लेकिन मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं उसे गू किंग हान के अनोखे रूप और अच्छे स्वभाव से नहीं जोड़ पाया। मुझे याद है, गर्मी जब मैं 10 साल का था, मैं और मेरा कजिन मछली पकड़ने के लिए गांव में अपनी दादी के घर गए थे। एक शाम मुझे नदी के किनारे एक पतला सा छोटा लड़का मिला। उसका चेहरा उभारों से भरा हुआ था। पिटाई से मेरा कजिन चौंक गया, जो वहीं चिल्लाया। उसने मुझे पकड़ा और भाग गया, ये कहते हुए कि वो लड़का मेंढक की आत्मा का पुनर्जन्म है। लेकिन मैं चुपके से रात के अंधेरे में अकेले नदी किनारे गया, अपने नए साल के पैसे निकाले और छोटे लड़के को डॉक्टर के पास ले गया। उसने कहा कि वो बस एक बेकार की जिंदगी है और इतनी आसानी से नहीं मरेगा।
खुशकिस्मती से वो मेरी जिद को टाल नहीं सका और मैं उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले गया। तब से हम अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि छुट्टी के बाद मैं फिर कभी अपनी दादी के घर नहीं गया और उनसे फिर कभी नहीं मिला। मैंने लड़के को गू किंग हान से इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि मुझे कभी लड़के के जेंडर पर शक नहीं हुआ। जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी वो ये था कि सालों बाद ग्रेजुएशन के दिन मैं बस लग्जरी कार में बैठी लड़की की एक नज़र ने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैंने जो थैंक यू कहा उसने मुझे गू किंग हान का औरत बना दिया। उसका आदमी होने का मतलब था अपनी आज़ादी नहीं बल्कि अपना फ़ोन कुर्बान करना। बेशक मैंने उसे अपनी मर्जी से दे दिया, इस उम्मीद में कि उसका पूरा भरोसा जीत सकूं। अगर उसे हमेशा वो मिल जाता था जो वो इतनी आसानी से चाहती थी तो मुझे भी इस मौके का इस्तेमाल अपनी वफादारी और अटूट भक्ति दिखाने के लिए करना चाहिए। मेरा फ़ोन मुझे हर रात सोने से 2 घंटे पहले ही लौटाया जाता था। अपने माता पिता के मैसेज का जवाब देने के बाद मैंने अपनी दूसरी चैट हिस्ट्री देखी, लेकिन जब मैंने बाइनिंग बिन और केज हिन के साथ चैट लॉग्स देखे तो मैं हैरान रह गया। गो किंग हान मेरे फ़ोन का इस्तेमाल बाइनिंग बिन पर अपनी मालिकी जताने के लिए कर रही थी और फिर उसे एक अंधेरे कमरे में फेंक रही थी। जहां तक केज हिन की बात है, गो किंग हान मेरा भेष बदलकर उससे रोज़मर्रा की बातें करती थी, लेकिन क्योंकि उसने भाइयों के बीच के रिश्ते को कम आंका था इसलिए वो जल्दी ही सामने आ गई। ये देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। मैं बाइनिंग बिन जैसी ग्रीन टी वाली लड़की के साथ कभी भी एक्टिवली रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगा। हालांकि इससे पहले कि मैं फ़ोन रख पाता, मेरे अच्छे भाई ने फ़ोन किया। जैसे ही मैंने जवाब दिया, उसकी तेज़ आवाज़ से मैं लगभग टूट गया। जियांगचे, तुम्हें मान लेना चाहिए। हान हान कौन है? वो कुछ ही दिन पहले गई थी और उसने मेरी पीठ पीछे एक प्रेमी ढूंढ ली है। उसने तो ये भी कहा कि मैं एक छोटी सुअरनी के लिए एकदम सही मैच हूं। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं इंटरनेट के जरिए उसे ढूंढकर अच्छी तरह पीटना चाहता था। इस पर मैं बस बेबसी से मुस्कुराया और कहा, ये तो बस एक मजाक था, तुम इतनी छोटे कब हो गए? इसलिए मैंने अपने अच्छे भाई को इतनी जल्दी टोक दिया। मुझे चिंता थी कि गू किंग हान अपनी जानलेवा बीमारी के कारण मेरी बातें सुन लेगी। अपनी पिछली जिंदगी के अनुभवों के आधार पर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि गू किंग हान ने मेरे कमरे में कैमरा लगाया था। केज हिन को गू किंग हान के लिए मेरी छिपी हुई सुरक्षा का एहसास हो गया था। वाह, तुम दोनों सच में साथ हो? वो चिल्लाया। मेरी बात आधी ही हुई थी कि अचानक कॉल कट गई। जब मुझे लगा कि सिग्नल खराब है तो केज हिन ने तुरंत वीडियो से कॉल बैक किया। मैं तो लगभग भूल ही गया था। उसने कहा, क्या तुम आजकल बाइनिंग बिन के कांटेक्ट में हो? उसने अभी अभी मुझे मैसेज किया है, तुम्हारे बारे में पूछ रही है। मुझे पहले से उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी। मैं बस चुपचाप मान गया। डर था कि गू किंग हान सुन लेगी और बेवजह परेशानी खड़ी कर देगी। अगले ही पल केज हिन ने हैरानी से पूछा, भाई चे, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुंदर है? बेशक वो सुंदर है, एकदम स्टनिंग। मेरे हिसाब से गू किंग हान का लुक किसी भी लड़की जैसा है जिसे मैंने कभी देखा है। केज हिन हैरानी से चुप हो गया। उसे लगा कि बाइनिंग बिन तो काफी खूबसूरत है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे भी ज्यादा शानदार थी। इस बीच सीईओ के ऑफिस में केज हिन के साथ मेरी बातचीत गू किंग हान ने सुन ली। वो सबसे ज्यादा ये जानना चाहती थी कि क्या मेरे मन में अब भी बाइनिंग बिन के लिए फीलिंग्स हैं जिसके पीछे मैं कभी पड़ा था। खुशकिस्मती से हमारी बातचीत से उसे पता चला कि मैं उस औरत से बहुत पहले ही पूरी तरह निराश हो चुका था। ये सोचकर गू किंग हान मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं। हाँ, सही कहा, इतनी छोटी मटीरियलिस्टिक औरत जियांगचे का दिल कैसे जीत सकती है? अगले ही पल गू किंग हान को अचानक चक्कर आने लगा, जैसे वो आसमान में तैर रही हो। जियांगचे ने अभी अभी उसकी खूबसूरती की तारीफ की थी। कितनी शर्म की बात है। अगले दिन मैंने सुबह सुबह अपने कपड़े बदले और अपने कमरे से निकला तो देखा कि गू किंग हान का दरवाज़ा अभी भी कसकर बंद था। उसके आराम में खलल नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैं दबे पांव नीचे गया। लेकिन 2 कदम चलने से पहले ही मुझे अपने पीछे दरवाजे के खुलने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। मैंने एक हाथ रेलिंग पर रखा और घूमा। मैंने गू किंग हान को देखा। उसने सफ़ेद नाइट गाउन पहना हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे। वो दरवाजे के फ्रेम से टिकी हुई थी और मुझे गहरी नज़र से देख रही थी। उसका चेहरा देखकर मैं साफ तौर पर चौंक गया। हालांकि मैंने गू किंग हान को पहले भी देखा था, लेकिन मैंने उसे इतना पीला और थका हुआ कभी नहीं देखा था। वो ज़्यादातर एक मरीज जैसी लग रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उसके माथे को छुआ। गू किंग हान ने अपना सिर पीछे झुकाया, मेरी ठुड्डी को ध्यान से घूर रही थी, जिससे मुझे बेचैनी हो रही थी। लेकिन जिस तरह से वो वहां बैठी थी, मुझे उसे देखने दे रही थी, वो बहुत अजीब लग रही थी।
उसकी पिछली ठंडी अलग थलग सीईओ वाली पर्सनालिटी से। क्या हुआ, क्या तुम कल रात ठीक से सोई नहीं? मैंने चिंता से पूछा। गू किंग हान ने बस एक दबी हुई आह भरी और अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी बाहें मेरे ऊपरी शरीर के चारों ओर लपेट लीं। वो बचपन से ही कभी अच्छी नींद नहीं लेती थी, परसों रात तक जब उसने मेरे पानी में नींद की गोलियां मिला दी थीं। मुझे पास पकड़े मेरे शरीर की गर्मी महसूस करके ही वो आखिरकार चैन की नींद सो पाई। ये सोचकर गू किंग हान ने अपना चेहरा मेरे सीने में छिपा लिया और खुशी से आंखें बंद कर लीं। उसके होठों से थोड़ा घमंड निकल रहा था। बाहर वालों को उसके पास सोने और चांदी के पहाड़ थे, जो अपने हाथ के इशारे से हवाओं और बारिशों को कंट्रोल कर सकती थी। फिर भी वो अपने सामने वाले इंसान की ईमानदारी के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार थी। अगले ही पल गू किंग हान ने अपना कान मेरे सीने से लगा लिया और मेरे दिल की धड़कनें सुनने लगीं। जियांगचे, वो बेशरम जिसे कोई हरा नहीं सकता हैंडसम लड़का, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? मुझे अचानक टेंशन हो गई। गू किंग हान ने सच में मेरी कड़ी बातें सुन ली थीं, लेकिन ईमानदारी ही जीत की चाबी थी, इसलिए बिना किसी झिझक के मैंने मान लिया। हाँ, वो मेरे कुछ अच्छे भाइयों में से एक है। उसने तो ये भी कहा कि वो तुम्हें एक लड़की से मिलवाना चाहता है। मैंने उसकी तस्वीर देखी, वो सुंदर दिखती है। तो क्या तुम्हें ऐसी सुंदर और शरीफ लड़कियां पसंद हैं? मुझे तुरंत बहुत प्रेशर महसूस हुआ, क्योंकि एक भी गलत कदम गू किंग हान को बुरा लग सकता था। कुछ सेकंड तेजी से सोचने के बाद मैंने सीरियसली जवाब दिया। मैं मानता हूं कि पहले मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स थीं, लेकिन अब मैं उनसे पूरी तरह उभर चुका हूं। गू किंग हान ने सोचते हुए सिर हिलाया। मैं समझती हूं, तुम्हें अच्छे दिल वाली लड़कियां पसंद हैं। बदकिस्मती से मैं वैसा टाइप का नहीं हूं। इससे मैं हैरान रह गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि गू किंग हान में सेल्फ अवेयरनेस की खूबी है। लेकिन फिर उसने अचानक मेरी नाक पर उंगली उठाई और कहा, तो अब से तुम्हें सिर्फ मेरी जैसी लड़कियां ही पसंद आ सकती हैं। तुम मेरे अलावा किसी और लड़की को पसंद नहीं कर सकते, समझे? हालांकि गू किंग हान ने मेरी पिछली जिंदगी में मेरी पार्टनर बनने की बहुत इच्छा जताई थी, लेकिन अब उसे दोबारा ये कहते हुए सुनकर मैं डर से कांप गया। ये देखकर कि मैंने बहुत देर तक कोई रिएक्ट नहीं किया, गू किंग हान ने थोड़ी ठंडी नज़र से पूछा, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? क्या तुम मुझसे डरते हो? मुझे पता है मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूं। तुम सिर्फ इसलिए मान गए क्योंकि तुम मुझे नाराज नहीं करना चाहते थे, उसने कहा और साथ ही मेरी ठुड्डी पर चिकोटी भेज ली। ये देखकर कि गू किंग हान का गुस्सा फूटने वाला था, मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूं। अभी भी बहस करने की कोशिश करते हुए, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इतनी देर तक क्यों हिचकिचा रहे थे? नहीं हान हान, मैं बस हैरान था। तुम्हारी अच्छी क्वालिटीज के साथ तुम्हें 1000 गुना बेहतर लड़का मिल जाना चाहिए था। मैं तो बस एक आम इंसान हूं। मैंने तुम्हारी मेहरबानी के लायक क्या किया है हान हान? गू किंग हान थोड़ी नाराज हुई। जियांगचे, तुम दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हो। मैं तुम्हें खुद को छोटा नहीं समझने दूंगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझ में ऐसा क्या अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा लड़का हूं? मुझे बस इतना पता है कि तुम अच्छे हो, गू किंग हान ने बीच में बोलते हुए अपने बालों में कंघी करते हुए कहा। फिर उसने मुझे ध्यान से देखा। उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था तुम सच में चालाक हो। मैं तुरंत निराश हो गया। गू किंग हान बहुत चालाक थी, उससे कुछ भी निकलवाना आसान काम नहीं था। मैंने जल्दी से बात बदली। हान हान, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन प्लीज गुस्सा मत होना। दूसरी तरफ गू किंग हान बस चालाकी से बेटा जैसा बर्ताव कर रही थी। तुम्हें कैसे पता कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी? आमतौर पर अलग थलग और शांत रहने वाला गू किंग हान मेरे आसपास ही ज्यादा बात करने लगी। अगर मैं नहीं बोलता तो वो मुझे और बोलने के लिए मनाने की कोशिश करती। एक सेकंड बाद बोलते हुए मेरे एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। हान हान, जैसा कि मैंने अभी कहा, हमारे बीच का गैप बहुत बड़ा है। सच में एक गैप है। गू किंग हान ने मुझे बीच में टोका, फिर अपना सिर उठाकर हमारी हाइट नापी। लेकिन मेरे लिए तुम्हें पकड़ पाना नामुमकिन है। मैं इस साल पहले से ही 18 साल की हो गई हूं। मैं शायद ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटीमीटर ही और बढ़ूंगी। गू किंग हान ने मेरी बातों को सीरियस टोन में घुमाया और मुझे समझ नहीं आया कि वो मजाक कर रही थी या सीरियस, जब तक कि मैंने गू किंग हान के हल्के कांपते हुए कंधे नहीं देखे। अगले ही सेकंड गू किंग हान ने अपना कैरेक्टर बदला और जोर से हंस पड़ी। वो बाहर आई, फिर हाथ बढ़ाकर मेरे गाल पर चुटकी काटी। उसकी उंगलियां थोड़ी ठंडी थीं। मैं सीधे उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था। इस समय गू किंग हान बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, बल्कि डरावनी और डरावनी लग रही थी। मेरी नज़र में गू किंग हान ने धीरे धीरे अपनी मुस्कान वापस ले ली और बस चुपचाप मुझे देखी। माहौल बहुत अजीब हो गया।
मैं खुद को खांसने से रोक नहीं पाया। अचानक भूल गया कि मैं क्या कहने वाला था। अचानक अगले ही सेकंड गो किंग हान ने अचानक मेरी तरफ देखा। अंकल वोंग, किचन वालों से कहो कि थोड़ा इंतज़ार करें, मैं नहाकर नीचे जाऊंगी। मैं अनजाने में मुड़ा तो देखा सीढ़ियों पर बटलर वोंग का कोई निशान नहीं था। जैसे ही मैं ये समझने की कोशिश में अपना दिमाग खराब कर रहा था, गो किंग हान अचानक दबे पांव आई और जल्दी से मेरे गाल पर किस कर ली। मुझे मुश्किल से पता चला कि मुझे किस किया गया है। मुझे बस कुछ नरम सा महसूस हुआ, गुदगुदी हुई और मेरा मन किया कि मैं उसे रगड़ दूं। लेकिन अगले ही पल गो किंग हान ने मेरा दाहिना हाथ झटक दिया। इसे मत रगड़ो, ये तुम पर मेरी मोहर है, अब से तुम मेरी हो। देर रात में गो किंग हान के कमरे में आया और वहां चक्कर लगाते हुए बैठ गया। मेरे सामने गो किंग हान का बिस्तर था और मुझे बाथरूम से पानी बहने की हल्की आवाज आ रही थी। मैंने पहले डाइनिंग रूम में जाकर उसका इंतजार करने का सोचा था, लेकिन गो किंग हान ने जोर दिया कि मैं कमरे में ही इंतजार करूं। एक पल बाद गो किंग हान सफेद बाथरोब पहने हुए धीरे धीरे बाथरूम से बाहर निकली। ये साफ था कि वो आज बाहर जाने का प्लान नहीं बना रही थी। उसके लंबे बर्फ जैसे सफेद बाल एक काले हेयर टाई से आराम से बंधे हुए थे। उसे आते देख मैं जल्दी से खड़ा हो गया, लेकिन गो किंग हान ने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और मुझे शांत बैठने का इशारा किया। ठीक है, उसके कपड़ों के पतले कपड़े के माध्यम से मैं उसकी हथेलियों की गर्माहट को साफ महसूस कर सकता था। उलझन में मैंने सहज रूप से उसकी ओर देखा और अगले ही पल मेरे होंठ तो नरम टीलों पर मजबूती से दब गए। मैं आश्चर्य से देखता रहा। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, मेरा पहला चुंबन इतना खूबसूरत था। गो किंग हान ने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे इतने करीब से देखने पर मैंने देखा कि उसकी पलकें थोड़ी कांप रही हैं। उसकी थोड़ी अव्यवस्थित गर्म सांस मेरे चेहरे पर छिड़की और उसकी हल्की खुशबू ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया। ये स्पष्ट था कि वो इन तकनीकों को नहीं जानती थीं। उसके नरम होंठ अजीब तरह से और कड़ेपन से मेरे होठों से दब गए, 2 सेकंड के लिए रुक गए। उसकी ताकत देखकर मेरी सांस रुक गई। मुझे बहुत पागलपन महसूस हुआ। गो किंग हान के बारे में मेरे मन में कोई पागलपन भरा ख्याल आ गया था। शायद ये एक 18 साल की लड़की के शरीर का अपने आप होने वाला रिएक्शन था। भले ही मुझे पता था कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, फिर भी उसका शरीर अपनी सबसे पुरानी हालत दिखा रहा था। गो किंग हान का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। आखिर वो सिर्फ 18 साल की थीं और कुछ बातें अभी भी एक जवान लड़की की पारंपरिक सोच में फंसी हुई थीं। शांग एन को किस करने की उसकी पहले की कोशिश से धोखा मत देना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। गो किंग हान ने अपना चेहरा मेरे सीने में छिपा लिया। जियांगचे, अब तुम मेरे दुश्मन हो। उसकी पहले की उन्मत्त हरकतों से उसकी सांसें कुछ गड़बड़ हो गई थीं। उसकी आवाज़ में हंसी आ गई थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। पूरी तरह कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा था। क्या मेरी वर्जिनिटी की कमी सच में इतनी अच्छी थी? गो किंग हान, जो शुरू में अपनी हरकतों से शर्मिंदा थी, मुड़ी और मेरे हैरान चेहरे को देखा, जैसे उसे बहुत झटका लगा हो। इससे गो किंग हान तुरंत गुस्सा हो गई। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? होश में आने पर मैं हैरान दिखा। क्या पसंद नहीं आया? तुम्हें मेरा किस करना पसंद नहीं आया है ना? गो किंग हान का चेहरा लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे काट ले। क्योंकि ये मेरा पहला केस था, इसलिए ये थोड़ा अचानक हुआ। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे जो बात कंफ्यूज कर रही थी वो ये थी कि गो किंग हान की दबंग और करीबी हरकतें असल में नापसंद नहीं थीं। शायद मैं इस शरीर की पुरानी इच्छाओं में अंधा हो गया था। गो किंग हान का फिगर और लुक्स दोनों ही बहुत अच्छे थे। ये सबको साफ पता था कि कौन कमजोर है। सच में? गो किंग हान शर्माते हुए बोली। ये मेरा भी पहला किस है, गुज़िशी। हमने एक दूसरे को अपना पहला किस दिया और बाकी जिंदगी हम सिर्फ एक दूसरे को पहचान पाएंगे। वो बहुत सीरियस लग रही थी। हैरानी में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई। सच में? गो किंग हान शर्माते हुए बोली। ये मेरा भी पहला किस है, गुज़िशी। हमने एक दूसरे को अपना पहला किस दिया और बाकी जिंदगी हम सिर्फ एक दूसरे को पहचान पाएंगे। वो बहुत सीरियस लग रही थी। हैरानी में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखा लाल धागा मुझे और गो किंग हान को कसकर बांध रहा है। चौथे दिन की सुबह गो किंग हान ने एक कटोरी दलिया, नमकीन पैनकेक का एक छोटा टुकड़ा और एक चाय का अंडा खाया। ज्यादातर लोगों के लिए ये बस एक आम नाश्ता था, लेकिन इस नाश्ते ने किचन के हेड शेफ, जो एक अनुभवी शेफ थे, को गो परिवार के लिए काम शुरू करने के बाद से हर दिन बस एक ही चिंता रहती थी।
अपनी युवा मालकिन को थोड़ा और कैसे खिलाएं। युवा मालकिन खाने में नखरे नहीं करती थीं, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें भूख कम लगती थी। हमेशा 1 या 2 निवाले ही खाती थीं और फिर रुक जाती थीं। इसलिए शेफ ने युवा मालकिन को मोटा करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था और वो अपना पूरा दिन या तो रिसर्च करने में या डिश बनाने में बिताता था। हालांकि आज का नाश्ता हमेशा की तरह ही था, फिर भी युवा मालकिन ने सब खा लिया, जो बहुत कम होता है। इससे पता चलता है कि युवा मालकिन ने कितना खाया इसका शेफ की कुकिंग स्किल्स से ज्यादा लेना देना नहीं था, बल्कि इस बात से था कि वो किसके साथ खा रही थीं। जैसे ही मैंने अपना कटोरा नीचे रखा, कुक ने तुरंत प्यार से पूछा, युवा मास्टर जियांग, क्या आप थोड़ा और दलिया लेंगे? बचे हुए आधे कटोरे दलिया को देखकर मैंने जल्दी से हाथ हिलाया, नहीं नहीं धन्यवाद। ये नाश्ता बेस्वाद था। नाश्ता तो अच्छा था और मुझे पसंद भी आया, लेकिन माहौल थोड़ा अजीब था। और ये दिखने में अच्छा कुक एक तरफ खड़े होकर गू किंग हान को और फिर मुझे देखते रहा। जब भी कुक की नज़र मुझ पर पड़ती, मुझे अनजाने में अपने कंधों पर एक वजन महसूस होता, जैसे मुझ पर कोई बोझ डाल दिया गया हो, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता। ये देखकर कुक हंसे बिना नहीं रह सका। यंग मास्टर जियांग, आपको इतना शर्मीला होने की जरूरत नहीं है, बस घर जैसा महसूस करें, है ना मिस? गू किंग हान ने मेरी तरफ देखा, धीरे से टिश्यू से अपना मुंह पोंछी और कुक को बहाने से यूं ही जाने देने के बाद मुझे सोचते हुए देखी और पूछी, क्या खाते समय किसी का आपको देखना अजीब लगता है? मैंने उसे कुछ हैरानी से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गू किंग हान इतनी समझदार होगी। दूसरी तरफ मैं खुद पर हंसे बना नहीं रह सका। एक आम बैकग्राउंड से होने के कारण मुझे हर चीज के लिए किसी के इंतजार करने की आदत नहीं है। गू किंग हान को कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, उसने कहा। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में मुश्किल शब्द भी नहीं आने दूंगी। अगर तुम्हें शांति और सुकून पसंद है और ज्यादा लोगों को पसंद नहीं करते तो मैं उन्हें ध्यान रखने के लिए कहूंगी। मेरी तहजीब काम आई और मैंने अचानक कहा, थैंक यू। गू किंग हान ने मुंह बनाया। उन 2 शब्दों ने मेरा अच्छा मूड खराब कर दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत बात कह दी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या गलत किया है। क्या गलत है? मैंने पूछा। गू किंग हान ने आराम से कहा, तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो? तुम हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हो। क्या मुझे तुम्हें थैंक यू नहीं कहना चाहिए? ओ डियर, गू किंग हान का मूड और खराब हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मुझे थैंक यू कहना नॉर्मल है? इससे बस यही पता चलता है कि तुम अब भी मेरे साथ एक बाहरी इंसान की तरह बर्ताव करते हो। अब हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। क्या एक दूसरे के बारे में सोचना नॉर्मल नहीं है? मैं चुप रह गया। मुझे माफ करना, अगली बार मैं जरूर ध्यान दूंगा, मैंने कहा, फिर चुप हो गया। गू किंग हान का गुस्सा फूटने ही वाला था, इसलिए मुझे सच और झूठ मिलाकर उसे समझाना पड़ा। हान, असल में मैं भी अक्सर अपने मम्मी पापा को थैंक यू कहता हूँ। मुझे बस इसकी आदत हो गई थी और मुझे एक पल के लिए भी इसका एहसास नहीं हुआ। गुस्सा मत हो, मेरा मतलब तुम्हें अनजान बनाना नहीं था, लेकिन अगर तुम्हें ये सुनना पसंद नहीं है तो मैं आगे से पूरी कोशिश करूंगा। मेरी चेतावनी के बावजूद गू किंग हान थोड़ी शक में थी, हालांकि उसका गुस्सा काफी कम हो गया था। इस समय गू किंग हान एक गुस्सैल बिल्ली की तरह थी। मैं उससे सीधे बात नहीं कर सकता था, वरना पक्का मुझे ही नुकसान होता। मैं बस धीरे से मुस्कुराकर उसे शांत कर सकता था, उसे अपने प्यार का पूरा एहसास करा सकता था। अचानक अगले ही पल मेरा फोन लगातार बजने लगा। गू किंग हान ने थोड़ा मुंह बनाया। एक साथ इतने सारे मैसेज कौन भेज रहा था? अपना फोन निकालने और ये समझने के बाद कि ये केजेन नहीं है, मैंने शांति से फोन गू किंग हान को दे दिया। मुझे अपने अच्छे दोस्त को ये याद दिलाने का मौका भी ढूंढना था कि वो आजकल मुझसे कांटेक्ट न करे, क्योंकि गू किंग हान बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। इससे वो मेरे आसपास के सभी लोगों, लड़कों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देगी। अगर केजेन पहले की तरह मेरे साथ मजाक करता तो ये ज़रूर गू किंग हान को नाराज़ कर देता और इसका उल्टा असर होता। एक हाई स्कूल क्लास ग्रुप से 99 मैसेज आए जो अभी तक बंद नहीं हुआ था। गू किंग हान ने हर मैसेज को ध्यान से स्क्रॉल किया और उत्सुकता से बुदबुदाया, क्लास रियूनियन? यकीन नहीं होता। इस बिजनेस की होनहार लड़की ने कभी स्कूल के गेट के अंदर कदम नहीं रखा, तो जाहिर है कि वो कभी क्लास रियूनियन में नहीं गई होगी। मैंने भी सावधानी से अपनी बात रखी। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे वैसे भी भीड़ पसंद नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि इस रियूनियन का ऑर्गेनाइजर ईतो चेंग नाम का एक आदमी है।
सबसे वफादार बेवकूफ़, जो बाई निंगबिंग के लिए फीलिंग्स रखने वाले हर लड़के को बिना सोचे समझे टारगेट करता था। बाद में उसने अपना सारा फायर पावर मुझ पर निकाल दिया, जिससे मेरे हाई स्कूल के 3 साल अच्छे नहीं रहे। आज ही तो चेंग ने मुझे खास तौर पर ग्रुप चैट में टैग किया और कहा, पुराने क्लासमेट, आज रात 7 बजे आइकॉन रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मुझे मत बताना कि तुम्हारे पास डिनर का टाइम नहीं है। गो किंग हान ने अपना फ़ोन नीचे रखा और साफ साफ कहा, लगता है इस ईतो चेंग के साथ तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। मुझे तुरंत ठंड लग गई, क्योंकि ये औरत कुछ ही शब्दों में इतनी सारी डिटेल्स देख सकती थी। अगले ही पल गो किंग हान ने नफरत से कहा, मुझे इस आदमी से नफरत है। मैंने थोड़ा मजाक में पूछा, तुम तो उसे जानती भी नहीं, तुम उससे नफरत क्यों करते हो? लेकिन गो किंग हान ने ऐसे बर्ताव किया जैसे ये बिल्कुल नेचुरल हो। अगर तुम्हारी नहीं बनती तो उसमें कुछ गड़बड़ है, और अगर मुझ में कुछ गड़बड़ है तो मेरा क्या? नामुमकिन, ये जरूर उसकी प्रॉब्लम होगी, तुम ठीक हो। गो किंग हान के इस यकीन ने मुझे एक पल के लिए हैरान कर दिया। मेरे माता पिता के अलावा मुझे शक है कि मुझे कोई और मिलेगा जो गो किंग हान की तरह मुझ पर बिना शर्त भरोसा करेगी, लेकिन उसके भरोसे की एक साफ लिमिट थी, जबकि उसे मेरे कैरेक्टर, मेरे विचारों और मेरी पर्सनालिटी पर पूरा भरोसा था। वो मुझे न छोड़ने के मेरे वादे को मानने में हिचकिचा रही थी। आधा यकीन करते हुए, आधा शक करते हुए ईतो चेंग ने एक और मैसेज भेजा, चिंता मत करो जियांग चैन, आज रात की पार्टी मेरी तरफ से है। मैं चुप था, लेकिन मुझे सच में कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन गो किंग हान बहुत गुस्से में थी। उसने तुरंत अपने फ़ोन पर मुझे 20 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए। जियांग चैन, तुम आज रात 20 मिलियन खर्च करके इस कमीने को दिखाओगे कि वो सच में कितना गरीब है। उसने इतनी तेज़ी से काम किया कि मैं उसे रोक नहीं सका। लेकिन पिछली ज़िंदगी में जब मैंने उसे रिजेक्ट किया था तो मेरे साथ जो हुआ था उसे याद करते हुए मैंने बिना मन के मान लिया। हान वो बस एक कमीना है, उससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रुप चैट बजती रही। केजेन ने ईतो चेंग को एक मैसेज भेजा जिसका मतलब था कि अगर तुम अमीर भी हो तो उसका दिखावा मत करो। फिर उसने मुझे एक प्राइवेट मैसेज भेजा जिसमें कहा कि उसे इग्नोर करो, कि ये आदमी सिर्फ इसलिए कि उसके पास कुछ पैसे हैं हमेशा अपने पुराने क्लासमेट्स की बुराई करने के मौके ढूंढता रहता है। मैं बस बेबसी से मुस्कुराया और पहले डिनर करने का फैसला किया। फ्री डिनर तो फ्री होता है, तो क्यों न ले लिया जाए। लेकिन फिर अगले ही पल गो किंग हान ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें इस पार्टी में जरूर जाना चाहिए। वो देखना चाहती है कि ईटो चेंग असल में कैसा इंसान है। असल में मुझे ईटो चेंग के क्लास रीयूनियन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मुझे ताज़ी हवा में दिलचस्पी थी। मैंने केजेन को बहुत समय से नहीं देखा था, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए इस आदमी के अरेंजमेंट के साथ चला गया। केजेन का वॉइस मैसेज सुनने के बाद मुझे अचानक लगा कि मेरे आसपास का टेम्परेचर कई डिग्री गिर गया है। इस समय गो किंग हान ने अचानक उत्सुकता से पूछा, क्या उस केजेन के साथ तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से प्लेटोनिक है? तुम दोनों बातें करते हुए अच्छा समय बिता रहे थे? मैं तुरंत हैरान रह गया। इस लड़की का कंट्रोल करने वाला नेचर सच में डरावना था। उसे मेरे भाई से भी जलन हो रही थी। इसलिए मैंने अपना हाथ उठाया और भगवान की कसम खाई कि उसके साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल पवित्र और बेदाग है। मैं तो पक्का इरादा रखता हूं। लेकिन गो किंग हान की अगली बात ने मुझे हैरान कर दिया। क्या होगा अगर उसे तुम्हारे लिए कुछ खास फीलिंग्स हो जाएं? मेरा दिमाग दौड़ने लगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे सिर्फ सुंदर स्कूल गर्ल्स में ही दिलचस्पी हो। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे दूरी बनाए रखो, बेवकूफ़ी मत करो। मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूं और अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वो औरत जो मेरी बाकी जिंदगी जिएगी। मैंने बार बार सिर हिलाया। मैं समझता हूं, मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अगले ही पल गो किंग हान ने अचानक भौहें चढ़ाईं, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। क्या गो किंग हान ने अपना मन बदल लिया था? मैं लगभग भूल ही गया था कि उसका अचानक गुस्सा उसका आम बर्ताव था। जियांगचे, मुझे तुम्हारी पत्नी बनने के लिए बाद में इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? मैं अभी बनना चाहती हूं। उसने मेरी कलाई पकड़ी और दरवाजे की तरफ आगे चली गई। अंकल वांग, मैं जियांगचे के साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर हमारा मैरिज सर्टिफिकेट लेना चाहती हूं। अंकल वांग मुस्कुराते हुए कहा, मिस, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। इससे गो किंग हान का चेहरा ठंडा पड़ गया। बटलर वांग, आपका क्या मतलब है? बटलर वांग ये सीन देखकर चौंक गए और उन्हें ठंडा पसीना आ गया। मिस, शायद आपको कुछ पता नहीं।
मुझे पता है कि हमारे देश में शादी की कानूनी उम्र 20 साल से कम नहीं है। मैं अभी-अभी 18 साल की हुई हूँ। क्या इसका मतलब है कि मुझे 2 साल और इंतज़ार करना होगा? 2 साल से ज़्यादा। बटलर वांग ने फिर से मेरी तरफ देखा और चुपचाप अपने कहे हुए शब्दों को निगल दिया। क्योंकि साउथ में शादी की कानूनी उम्र 22 साल से कम नहीं है। गु किन्हान ने खुद साउदर्न एज नो लेस देन 22 के सर्च रिजल्ट्स देखे थे। उनसे निकलने वाली ठंडी आभा ने बटलर वांग को ठंडा पसीना आने पर मजबूर कर दिया और वो अपनी आंखों से मदद के लिए पागलों की तरह गिड़गिड़ा रहे थे। तो मैं बस लाचारी से खांसते हुए कह सका, हान, असल में जब तक फीलिंग्स अच्छी हैं, हमारे पास वो छोटा सा सर्टिफिकेट होने से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर फीलिंग्स अच्छी नहीं हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट हमें एक साथ नहीं बांध सकता, हमेशा के लिए एक साथ बंधे हुए। हान। बटलर वांग मुझे बिना बदले चेहरे के साथ देखकर बहुत खुश हुआ। कोई हैरानी नहीं कि वो लड़की अच्छे मूड में लग रही थी। ये लड़का काफ़ी बेवकूफ़ था, लेकिन अगर उसकी लड़की इतनी शानदार थी और वो उसे पसंद नहीं करता था तो उसमें क्या कमी थी। शाम के 7 बजे एक उन 5 स्टार होटल के एक प्राइवेट कमरे में अभी तक डिशेस सर्व नहीं हुई थी। सब लोग बहुत कम मिलते थे, इसलिए वे तरह तरह की बातें कर रहे थे। जब वे बातें कर रहे थे तो किसी ने पहल करके बातचीत मेरी तरफ मोड़ दी। बोलने वाली बाई निंगबिंग की सबसे अच्छी दोस्त सू वानरू थी। क्या तुमने जियांगचे का ऑनलाइन नाम देखा? हान को कभी ना छोड़ने का क्या मतलब है? हान कौन है? बोलते समय उसने जानबूझकर या अनजाने में बाई निंगबिंग की तरफ देखा, जो पास ही खड़े सभी लड़कों का ध्यान खींच रही थी। जैसे ही उसने ये बात कही, बाई निंगबिंग, जो एटो चेंगदाओ का जूस पी रही थी, ने मुंह बनाया। ठीक 1 साल पहले जब मैंने बाई निंगबिंग को अपनी फीलिंग्स बताई तो उसने तुरंत सू वानरू को फ़ोन करके इस बारे में शेखी बघारी। बदकिस्मती से उस समय सू वानरू को भी मुझ पर क्रश था, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और मेरा परिवार कर्ज में डूबा हुआ है तो वो बिना किसी हैरानी के पीछे हट गई। बाकी क्लासमेट्स ने भी कहा उसके बारे में कभी नहीं सुना और वो ज़रूर उसकी नई गर्लफ्रेंड होगी। एटू को गुस्सा आया। वो बेचारा जियांगचे सच में गर्लफ्रेंड बना सकता है? ये तो बहुत बड़ी बात थी। जब से एटो के परिवार को डिमोलिशन कॉम्पनसेशन से कुछ पैसे मिले हैं, तब से सबका रवैया उसके प्रति बहुत ज़्यादा नरम हो गया है। यहाँ तक कि जो लोग आम तौर पर ये देखकर कि स्कूल की ब्यूटी बाई निंगबिंग भी मुझसे बात करने को तैयार थी, जबकि मैं अकेला, जो अपने परिवार के टूटने के बारे में जानने के बाद भी उसे इग्नोर कर रहा था, वो भी बातचीत में शामिल हो गया। मैंने सुना कि जियांगचे कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद सीधे कॉफ़ी शॉप में काम करने चला गया और तभी उसे एहसास हुआ कि मेरा परिवार अमीर नहीं है। कोई हैरानी नहीं कि मैंने किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया। मुझे डर था कि मेरे गरीब होने पर मुझ पर हंसेंगे। मैंने उससे साफ साफ कहा था कि उसे आज पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। इससे पहले कि मैं अपनी बात ख़त्म कर पाता, एक आदमी ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और अंदर आ गया। सबको लगा कि ये जियांगचे हैं, लेकिन मुड़कर देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि ये के जैन है। ईतो चेंग को अभी भी क्लास ग्रुप चैट में लगभग 2.5 मिनट पहले उसका गुस्सा याद था और उसने तुरंत दुखी होकर कहा, तुम यहाँ क्यों हो? के जैन खुद को रोक नहीं सका। ज्यूझा ने अपने होंठ चटकाए। क्या तुमने नहीं कहा था कि जो भी फ्री है वो आकर मुझे इज्जत दे? क्या तुम्हें इस बात की चिंता है कि अगर ज़्यादा लोग आ गए तो खाने का खर्चा क्या होगा? ईतो चेंग ने नफरत से मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ एक खाना भी नहीं खरीद सकता। दूसरों के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए अपनी बेचारी वाली सोच का इस्तेमाल मत करो। अगले ही पल पास ही बैठी बाई निंगबिंग भी धीरे से बोली, के जेन, जियांगचे अब कहाँ है? मैंने सुना है कि उसके परिवार को मुश्किल हो रही है। हम सब ने इस पर बात की और तय किया कि हम सब उसकी कॉलेज ट्यूशन के लिए 10,000 युआन डोनेट करेंगे। जैसे ही उसने बोलना ख़त्म किया, के जैन ने तुरंत अपने बैग से बहुत सारा कैश बाहर फेंक दिया। वो बहुत घमंडी लग रहा था। हालांकि के जैन आमतौर पर बेफिक्र रहता था, लेकिन उसे हवा में फैली बेइज्जती का अंदाज़ा नहीं था। तो गुस्सा होने की बजाय वो मुस्कुराया और ईतो चेंग के टेबल पर रखे 10,000 युआन लेने के लिए आगे बढ़ा। तो मैं अपने भाई की तरफ से तुम्हें धन्यवाद दूंगा। ये सीन, उन्होंने सच में ईतो चेंग पर काफ़ी प्रेशर डाल दिया था। अगर वो पैसे ले लेता और फिर नहीं आता तो क्या उसका प्लान फेल नहीं हो जाता और वो बेकार में 10,000 युआन खो देता? जैसे ही टेंशन बढ़ रहा था, प्राइवेट कमरे का दरवाज़ा फिर से खोला गया।
सबकी चौकस निगाहों के नीचे मैं शांति से कमरे में चला आया। शायद इसलिए क्योंकि बहुत समय हो गया था, लेकिन सबको लगा कि जियांग चे पहले से बहुत अलग था। उसमें अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा मैच्योरिटी थी और भीड़ में खड़े होकर वो अजीब तरह से अलग दिख रहा था। मैं टेबल तक गया, सराय वाले को देखा, फिर ईतो चेंग की ओर मुड़ा और पूछा, क्या हुआ? इससे पहले कि सराय का मालिक कुछ समझा पाता, बाई निंगबिंग ने अचानक बीच में कहा, हमने सुना कि आपका परिवार पैसे की तंगी से जूझ रहा है और हमें चिंता थी कि आप ट्यूशन फीस नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमने मिलकर 10,000 युआन दान करने का फैसला किया। जियांग चे एक पल के लिए हैरान रह गया। ये सबसे अच्छा नतीजा है।